हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने ऑडिट के रिवीजन सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड आज हम रिवाइज करेंगे SQC 1 एंड SA 220 का। तो देखो, आप इन दोनों ही अपने एसेज का अराउंड वेटेज आप एस्टिमेट कर सकते हो कि 5 से 10 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 5 to 10 मार्क्स का। बिकॉज आप कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन या मैक्सिमम दो क्वेश्चंस इन दोनों पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स में से एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, इन दोनों स्टैंडर्ड्स के बीच में बच्चों को हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि कब हमें अपने आंसर में SQC 1 को कोट करना है एंड कब SA 220 को कोट करना है। तो आपकी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये दोनों ही स्टैंडर्ड्स एकदम कंपैरेटिव फॉर्म में करवाने वाली हूँ, ताकि आपको ये प्रॉब्लम कहीं नहीं आए कि यार हमें ये समझ नहीं आ रहा कहाँ हमें SQC 1 लिखना है, कहाँ SA 220 लिखना है। ठीक है, तो अब अपन अपने फटाफट से रिवीजन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अपना स्टैंडर्ड कौन सा है? SQC 1। SQC का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। देखो, अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? SQC 1 यानी स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड SA 220 यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। SQC 1 मतलब SQC अपने पास कितने इन टोटल? SQC एक ही है, दैट इज SQC 1। जैसे अपन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में तो अलग अलग सीरीज है, 200 की सीरीज है, 300 की सीरीज है, 400, 500, 600, लेकिन एसक्यूसी में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है, SQC 1। ठीक है, तो SQC 1 किसके बारे में बात करता है? क्वालिटी कंट्रोल, QC, क्वालिटी कंट्रोल। देखो, मैं यहाँ पे आपके ना ये इसके शॉर्ट फॉर्म्स के लॉन्ग फॉर्म्स लिख के दे रही हूँ, बट आप अपने PDF में नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। बिकॉज जब ना पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तब मैं आपको एक एब्रीविएशन शीट दूंगी, जिसमें मैंने सारे के सारे जहाँ भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज करें वो सारे मैं कंपाइल करके आपको एक साथ दे दूंगी, ताकि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो अभी आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। अभी आप सब अपने मतलब समझने में, एक्सप्लेनेशन समझने में, सुनने में, लर्न करने में ध्यान लगाइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है अपना क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल किसका? फर्म्स का। फर्म्स कौन सी? दैट परफॉर्म ऑडिट्स एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स। मतलब ये किसके किसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमें अपना क्वालिटी कंट्रोल बना के रखना है फर्म के ऊपर। फर्म के ऊपर क्यों? बिकॉज वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंगेजमेंट करते हैं। कैसे एंगेजमेंट करते हैं? ऑडिट भी करते हैं, रिव्यू भी करते हैं, अश्योरेंस एंगेजमेंट्स भी करते हैं एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट्स भी करते हैं। आप लोगों को लग रहा हो कि मैम ये रिव्यू, अश्योरेंस, रिलेटेड सर्विस क्या है? अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ, आपकी जो तीनों स्टैंडर्ड्स हैं आगे गिवन है कंप्लीट आपके कोर्स में, तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि इन एंगेजमेंट्स में हम क्या करते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि हमें फॉर्म के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम लगाना है, जो कि क्या करती है? ऑडिट भी करती है, डिफरेंट टाइप्स की एंगेजमेंट्स भी करती है। यानी हमें जो फॉर्म है, जो CA फॉर्म है, उसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल सेटअप करने की यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अपना SA 220 क्या है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो हम ऑडिट करने वाले हैं, ऑडिट एंगेजमेंट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी के। फॉर सपोज अगर हम ABC लिमिटेड की ऑडिट कर रहे हैं, तो वो ऑडिट हमारी एकदम क्वालिटी के साथ हो, उसमें प्रॉपर हम क्वालिटी की हर चीज को मेंटेन करें, हमारे कंट्रोल्स एकदम बढ़िया हो। तो वो कौन सा स्टैंडर्ड बताता है? SA 220 बताता है। वैसे भी आप देखो, नाम से देखोगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यानी ये सारे की सारे स्टैंडर्ड्स किसके बारे में बात करेंगे? सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में बात करेंगे। इसलिए SA 220 सब किसके बारे में बात करेगा? सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल ऑन ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेगा। यानी कि इसका स्कोप लार्ज है, इसमें सारे के सारे एंगेजमेंट्स कवर है, बिकॉज ये पूरी फॉर्म को कवर कर रहा है। एंड SA 220 सिर्फ लिमिटेड उसका स्कोप है, यानी ये सिर्फ ऑडिट को कवर कर रहा है। अब नीचे चलते हैं। सबसे पहले आ गया अपना डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से समझते हैं कि ये दोनों और किस किस तरह से अलग है। सबसे पहला है लाइबिलिटी। भाई, ये क्वालिटी कंट्रोल लगाने की लाइबिलिटी किसकी होती है? ये होती है पूरी फर्म की, यानी पूरी फर्म को अपने ऊपर एक क्वालिटी कंट्रोल लगाना होता है। तो लाइबिलिटी किसकी हुई? पूरी फर्म की हुई। लेकिन SA 220 सिर्फ एक ऑडिट पे होता है, वो एक पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पर रहता है। हर ऑडिट एंगेजमेंट के लिए उसका अलग अलग क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना होता है। तो एक ऑडिट के लिए एक क्वालिटी कंट्रोल अपन को चलाना होता है। तो ये किस लिए लाइबिलिटी, किसकी लाइबिलिटी हो गई? एक पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट की लाइबिलिटी हो गई। तो यानी अपने SQC 1 में तो क्या है? पूरी फर्म पे एप्लीकेबल है, पूरी फर्म पे लाइबिलिटी है। लेकिन एक SA 220 सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल है। यानी अगर आपकी फर्म 10 ऑडिट एंगेजमेंट कर रही है, तो 10 पे डिफरेंट 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 उसके क्वालिटी कंट्रोल्स लगेंगे।
हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई इसको प्रॉपरली इम्प्लाई करवाना किसकी लाइबिलिटी होती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मैं एसक्यूसी 1 की बात करूं तो वो सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर, मतलब जो सबसे टॉप मोस्ट पार्टनर होते हैं, नेमिंग पार्टनर भी कहते हैं, उनकी लाइबिलिटी होती है कि हाँ भाई अपनी वो फर्म में एकदम क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को एस्टैब्लिश कर पाए। एनएसए 220 में किसकी होती है, एंगेजमेंट पार्टनर की, ईपी की, कि भाई हमें एक एंगेजमेंट पार्टनर जो कि सब कुछ मेनली इस ऑडिट को हैंडल कर रहा है, जो कि साइन भी करेगा आगे जाके इस ऑडिट को, उसको मेंटेन करना होता है कि हम इस ऑडिट को एकदम प्रॉपर्ली करें, विद क्वालिटी हम इस सारे काम को कंप्लीट करें। एंगेजमेंट पार्टनर। अब नेक्स्ट क्या आ गया, एप्लीकेबिलिटी। भाई एसक्यूसी 1 किस पे एप्लीकेबल होता है, हर टाइप के एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल होता है, ऑडिट, रिव्यू, अश्योरेंस, रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, सब पे ये एप्लीकेबल होता है। एंड एसए 220 किस पे एप्लीकेबल होता है, सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट पे एप्लीकेबल होता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई हमने बात कर ली कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती किसकी है, एप्लीकेबल किस पे होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है वो भी जान लेते हैं। सेटिंग क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ पीएनपी, में पीएनपी क्या है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। मैंने ये शॉर्ट फॉर्म्स इसलिए बनाए हैं ताकि आप अपने कोर्स को फटाफट से थोड़ा शॉर्ट फॉर्म्स में लर्न कर सकें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जाम में आपको फुल फॉर्म्स ही लिखने हैं, एग्जामिनर आपके शॉर्ट फॉर्म समझने वाला नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सेटिंग क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर फर्म एज अ होल, यानी हमें क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश करना है, ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं, किसके लिए, फॉर द फर्म एज अ होल, यानी पूरी फर्म के लिए हमें क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश करना है। नेक्स्ट, to implement quality control procedures that are applicable to audit engagements। ऐसे 220 में क्या हो गया कि हमें क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाने हैं, लेकिन किसके लिए लगाने हैं, एक पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट के लिए लगाने हैं। देन आ गया ऑब्जेक्टिव, भाई ऑब्जेक्टिव क्या है एसक्यूसी 1 का, टू प्रोवाइड फर्म विद आर क्या है मैम, रीजनेबल अश्योरेंस। To provide firm with reasonable assurance that firm and its personnel comply with PRL requirements। मैम अभी PRL requirements क्या है, प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। ये वाला शॉर्ट फॉर्म मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये भी मैंने दूसरे अपने टीचर है प्रोफेशनल कलीग उनसे लिया है, एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम में इस शॉर्ट फॉर्म को यूज किया था, प्रोफेशनल, रेगुलेटरी and legal requirements, so that reports issued are appropriate। So क्वालिटी कंट्रोल लगाने का क्या ऑब्जेक्टिव है एसक्यूसी 1 में, टू प्रोवाइड फर्म विद रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस किस चीज का, कि जो फर्म है और उसके जो एम्प्लॉइज हैं, उसके जो पर्सनल है, वो कंप्लाई करे। कंप्लाई किसके साथ करें, भाई हमारे जितनी भी तरह की रिक्वायरमेंट्स है, अगर हमारे कुछ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हमें बोल रहे हैं, हमारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हमें कुछ बोल रहे हैं, कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स हमें बोल रहे हैं, फॉर सपोज अगर कंपनीज एक्ट हमें कुछ बोल रहा है, कोड ऑफ एथिक्स हमें कुछ कह रहे हैं, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट हमें कुछ कह रहा है, तो उन सब से हम कंप्लाई करें, यानी पूरी फर्म उन सब रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करें। एंड जो हम रिपोर्ट इशू कर रहे हैं, वेदर हम ऑडिट रिपोर्ट इशू करें, रिव्यू रिपोर्ट इशू करें, अश्योरेंस रिपोर्ट इशू करें, वो एकदम सही हो, अप्रोप्रिएट हो। तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव अंडर एसक्यूसी 1। अब ऐसे 220 की बात कर लेते हैं। It is premised on the basis that firm is subject to SQC1, therefore SQC1 is sine qua non, भाई ये एकदम important word है, for applicability of SA 220, it is within overall context of firm's quality control system। ETs का मतलब क्या है, engagement teams। engagement teams implement quality control procedures applicable to audit engagements। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये साइन क्वा नॉन का मतलब क्या है। साइन क्वा नॉन का मतलब है मैंडेटरी, नेसेसरी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ,
मैंडेटरी और नेसेसरी। अब वापस से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज प्रिमाइज्ड, इट से मतलब क्या है, ऐसे 220 का, इज प्रिमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट फर्म इज सब्जेक्ट टू एसक्यूसी 1। देखो अभी यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको लिख के समझाती हूँ। देखो ये हमारी फर्म है, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंगेजमेंट्स कर रही है। एक तो ऑडिट कर रही है एंड अदर एंगेजमेंट्स भी कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले एसक्यूसी 1 किसके बारे में बात कर रहा है कि हमारी ये जो फर्म है ये एकदम इसके क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हो, ताकि ये एकदम अच्छे से अपनी रिपोर्ट्स इशू कर पाए एंड वो सारे अपने पीआर रिक्वायरमेंट से भी कंप्लाई कर पाए। यानी एसक्यूसी 1 किस पे अप्लाई हो गया, हमारा फॉर्म पे अप्लाई हो गया, ठीक है। अब जिस फॉर्म पे एसक्यूसी 1 अप्लाई हुआ है वही फर्म आगे ऑडिट कर रही है, ठीक है। ऐसे 220 की क्या रिक्वायरमेंट है कि ये जो ऑडिट हो रही है वो एकदम प्रॉपर्ली क्वालिटी के साथ हो, सारे वर्क एकदम क्वालिटी के साथ हो एंड जो हमारी रिपोर्ट है वो एकदम एप्रोप्रिएट इशू हो। तो यानी ऑडिट पे भी ऐसे 220 एप्लीकेबल हो गया। लेकिन अब एक बात समझिए कि ये ऐसे 220 कब आपका सही होगा, मतलब कब एक ऑडिट हम क्वालिटी के साथ कर पाएंगे, जब उसमें क्वालिटी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बने हुए होंगे ऑलरेडी। एंड क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कहाँ बनते हैं, वो हमारे एकदम फॉर्म लेवल पे बनते हैं कि हम ऑडिट में इस तरह से काम करेंगे, रिव्यू में इस तरह से काम करेंगे। तो वो किसके अंडर डेवलप हो रहे हैं, वो हो रहे हैं हमारे डेवलप अंडर एसक्यूसी 1। यानी जब हमारे क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोसीजर्स एसक्यूसी 1 में लगेंगे, जो कि एप्लीकेबल किस पे होंगे, फॉर्म पे एप्लीकेबल होंगे, तो नीचे जाकर के जब वो फॉर्म ऑडिट करेगी तो वो एकदम क्वालिटी के साथ होगा और हमारी रिपोर्ट एकदम अप्रोप्रिएट इशू होगी। यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ऐसे 220 की रिक्वायरमेंट की 220 बना है कि हमें क्वालिटी के साथ ऑडिट करना है, वो किसके बेसिस पे बना है, हमारा एसक्यूसी 1 के बेसिस पे बना है। समझ में आया। इट इज प्रिमाइज्ड ऑन द बेसिस It is premised on the basis that firm is subject to SQC 1. Therefore, SQC 1 is a sine qua non. SQC 1 क्या है, necessary है, mandatory है for applicability of ऐसे 220। अगर एक फॉर्म SQC 1 नहीं लगा रही है तो ऐसे 220 लगा ही नहीं सकती है एंड दोनों ही मैंडेटरी है। It is within overall context of firm's quality control system. Engagement teams implement quality control procedures applicable to audit engagement। मतलब सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि हमारी जो ऑडिट टीम होगी वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाएगी फॉर द ओवरऑल ऑडिट एंड वो प्रोसीजर्स कहाँ से आएंगे, जब हमारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एकदम सही बने होंगे अंडर SQC 1। समझ में आया दोनों के डिफरेंसेस। नाउ आई होप आप थोड़ा सा बाइफरकेट कर पा रहे होंगे कि भाई SQC 1 किसके बारे में बात करता है एंड हमारा SA 220 किसके बारे में बात करता है। मैं कुछ आपको एक कीवर्ड भी बताना चाहूंगी दोनों ही स्टैंडर्ड्स में कि अगर कभी भी क्वेश्चन में फॉर मतलब कि इस तरह से कोई फर्म लिखा हुआ हो, ओवरऑल फर्म, इस तरह से मतलब कोई भी फर्म से रिलेटेड वर्ड्स लिखे हुए हैं मतलब किसी भी क्वेश्चन फ्रेमिंग में, तो उसमें हम कौन से स्टैंडर्ड पे जाएंगे, SQC 1। बेसिकली एक हिंट है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। अगर क्वेश्चन पूरी फर्म से रिलेटेड बात कर रहा है कि फर्म को अपने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कैसे रखने चाहिए, क्या क्या उनमें होना चाहिए, तो यानी वो किसके बारे में बात कर रहा है, हमारा SQC 1 के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर वो किसी ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, यानी कि उसमें कुछ और नहीं लिखा हुआ है, ना रिव्यू ना अश्योरेंस, मतलब अदर एंगेजमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, सिंपल एक सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट है एंड उसके क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड कोई प्रोसीजर के बारे में बात लिख रखी है, तो यानी वो कौन सा स्टैंडर्ड आएगा उसमें, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग SA 220, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली ये कुछ की वर्ड्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन, कि आप देख लो कि भाई कौन सा वर्ड लिखा हुआ है एंड देन अकॉर्डिंगली आप अपना स्टैंडर्ड लिखो ताकि आपका आंसर एकदम करेक्ट हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पर्पस। भाई दोनों ही स्टैंडर्ड्स का पर्पस क्या है, तो आप देखोगे तो दोनों का आपको थोड़ा सा सेम सेम से ही मतलब पर्पस दिखेगा, ऑलमोस्ट सेम है। तो SQC 1 का क्या है, firm should establish system of quality control designed to provide it with reasonable assurance। मतलब अभी तो क्या बोल रहे हैं कि हमें सिस्टम बनाना है क्वालिटी कंट्रोल का, to provide firm with what reasonable assurance that firm and its personnel यानी employees comply with what PRN requirements, the reports issued are appropriate। आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो कहीं ना कहीं सुना सुना सा ही लग रहा है, हाँ तो ये सुना सुना सा ही, बिकॉज आप ऊपर ऑब्जेक्टिव देखोगे, लेट मी जस्ट शो यू, आपको वही सेम चीज दिखेगी SQC 1 में, राइट।
तो बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव है, यही पर्पज है कि हमें ऐसा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बनाना है ताकि फर्म एंड पर्सनल उससे कंप्लाई करे एंड वो सारे के सारे पीआरएल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करे एंड हमारा जो रिपोर्ट्स इशू हो रहे हैं वो एकदम अप्रोप्रिएट इशू हो। अब नेक्स्ट देखते हैं SA-220 का। SA-220 देखो अपन ने ये तो देख ही लिया कि SA-220 क्यों है, बिकॉज SQC-1 लग रहा है तभी SA-220 अप्लाई हो पा रहा है। तो बेसिकली आप देखोगे तो ऑडिट एंगेजमेंट में भी सेम ही अपना पर्पज रहने वाला है कि जो भी चीजें हैं वो एकदम क्वालिटी के साथ कंप्लाई हो एंड जो हमारी रिपोर्ट इशू हो रही है वो भी एकदम अप्रोप्रिएट इशू हो। टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल, देखो आप बेसिक डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे। हम SQC-1 में क्या बोलते हैं कि हमें सिस्टम बनाना, हमें सिस्टम बनाना है, एस्टैब्लिश करना है। लेकिन SA-220 में हम क्या बोलते हैं कि हमें इम्प्लीमेंट करना है, यानी मतलब बन कहाँ पे रहा है, SQC-1 में बन रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंट हम बेसिकली एंगेजमेंट देख करके इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे ऑडिट है तो हम ऑडिट एंगेजमेंट के अकॉर्डिंगली अपने प्रोसीजर्स को, अपने सिस्टम को अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। To implement quality control procedures at engagement level that provide auditor with reasonable assurance that audit complies with PRL requirements, यानी हमारी ऑडिट एकदम complied हुई है and auditor's report issued is appropriate। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बेसिकली अपने एलिमेंट्स क्या है दोनों में, SQC-1 में एंड SA-220 में, ये भी आपको एकदम सेम ही दिखने वाले। मैं आपको एकदम वन बाय वन कंपेयर करते हुए चलती हूँ। तो सबसे पहले SQC-1 का क्या है, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। भाई किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना, जैसे अपन ने देखा था कि मैनेजिंग पार्टनर या CEO की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हमेशा लीडरशिप में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो पूरा देख सके कि हाँ भाई क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम सही से लगा है कि नहीं लगा है। सेम इधर देखोगे आप ऑडिट एंगेजमेंट में, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट्स एंड लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट में किसकी होती है, एंगेजमेंट पार्टनर की होती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मेरा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, देन एथिकल रिक्वायरमेंट्स, सेम इधर भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप इन स्पेसिफिक एंगेजमेंट, मतलब हमें किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है या फिर पुराना क्लाइंट उसके साथ कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, वो भी देखना होता है। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, बेसिकली दोनों में ही सेम चल रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिक एंगेजमेंट लिखा हुआ था बिकॉज यहाँ पे सब टाइप के एंगेजमेंट्स कवर हो रहे हैं एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑडिट एंगेजमेंट लिखा हुआ है। देन यहाँ पे आ गया ह्यूमन रिसोर्सेज एंड यहाँ पे आ गया असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, बिकॉज यहाँ पे तो बेसिकली अपन ने देख लेना ऑडिट एंगेजमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग अपन को एंगेजमेंट टीम फॉर्म करनी होती है, तो बेसिकली यहाँ पे यहाँ बात हो गई। ठीक है, देन एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, सेम यहाँ पे भी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। देन मॉनिटरिंग, भाई जो भी काम होने उसे प्रॉपर्ली मॉनिटर करना एंड सेम हियर मॉनिटरिंग। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स होते हैं वही की वही हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर भी होते हैं। तो आप दोनों जगह एक साथ एक जगह लर्न कर लोगे तो आपके दोनों तरफ के पॉइंट्स कवर हो जाएंगे एंड आपको हमेशा याद भी रहेगा कि ओके दीज आर द एलिमेंट्स एंड दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अपने वो पॉइंट्स आ चुके हैं जो अभी हमने ऊपर एलिमेंट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर पढ़े थे, अब उनको हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है अपना लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो SQC-1 में देखते हैं फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। अब एक फर्म में पूरी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए लीडरशिप को क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। Firm should establish policies and procedures designed to promote an internal culture based on recognition that quality is essential in performing engagements। मतलब आपको एक इंटरनल कल्चर इस तरह का बनाना है कि क्वालिटी बहुत जरूरी है, आप किसी भी टाइप का एंगेजमेंट कर लो बट वो विद क्वालिटी ही परफॉर्म होना चाहिए सारे, ताकि कि जो भी रिलेवेंट रिक्वायरमेंट्स है लीगल रेगुलेटरी प्रोफेशनल उन सबसे वो एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट कंप्लाई करे एंड इन टोटली हमारी फर्म भी सारी PRL रिक्वायरमेंट्स से कंप्लाई करें। तो अपन को इस तरह के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं टू प्रमोट एन इंटरनल कल्चर। देखो आपको क्वालिटी को मेंटेन करना है विद इन द फर्म, तो सबसे पहले आपको एक इंटरनल कल्चर, एक हर एम्प्लॉय का एक माइंडसेट सेट करना होगा कि हाँ क्वालिटी बहुत जरूरी है। Such policies and procedures should require firm CEO। देखो हमने पढ़ा था कि लाइबिलिटी किसकी होती है, CEO की या मैनेजिंग पार्टनर की। MP मतलब क्या है हमारा मैनेजिंग पार्टनर। लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, मैनेजिंग पार्टनर।
टू अज्यूम अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर की। फॉलोइंग कंसिडरेशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल अपहोल्डिंग क्वालिटी ऑफ फर्म। देखो ये जो मैंने पूरी रेड में लाइन करी है ना, ये बिल्कुल एज इट इज ध्यान रखनी है, बिकॉज जब भी क्वेश्चन में आपसे ये 5 पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ये 4 पॉइंट्स पूछे जाते हैं, तब यही लाइन फॉर्म की जाती है कि टेल अस द कंसीडरेशन शुड बी टेकन टू इनटू अकाउंट व्हाइल अपहोल्डिंग द क्वालिटी ऑफ फर्म। बेसिकली यही लाइन यूज होती है एंड आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब ये लाइन यूज हो रही है तब आपको यही आंसर लिखने हैं। बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए टू अपहोल्ड दी क्वालिटी ऑफ फर्म। अपहोल्ड का मतलब उसे मेंटेन करना, उसे एक मतलब कहते हैं ना कि आपने एक बार के लिए बना तो दिया, लेकिन अब उसको उसी जगह मेंटेन कैसे करोगे, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, क्या क्या कंसिडरेशंस होंगे, ताकि आपको वो ध्यान रहे कि हाँ हमें अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना है, जहां पे है वहीं पे उसे मेंटेन करके चलना है। तो बेसिकली अब वही बात अपन यहाँ पे करने वाले हैं। Firm assigns its management responsibilities so that commercial considerations do not override quality of work performed. फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि फर्म असाइन करती है अपनी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको, देखो सिंपल सी बात है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसके पास जाएगी, या तो सीईओ या फिर मैनेजिंग पार्टनर्स या फिर जो मेजर पार्टनर्स होते हैं उन्हीं के पास जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हमें कमर्शियल कंसिडरेशन है, कमर्शियल कंसिडरेशन बेसिक सी बात है हमारी फीस, वो कहीं हमारी क्वालिटी को हैम्पर ना कर जाए। कैसे हो सकता है, फॉर सपोज अगर एक क्लाइंट है वो बोल रहा है कि यार देखो हमारे बुक्स में गड़बड़ी है, हम मानते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस ले लो, लेकिन हमें एकदम अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे दो। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वो पैसे हमारी क्वालिटी को हैम्पर ना कर जाए। अगर हमें गलती दिख रही है तो हम गलती ही शो करेंगे, हम उसे छुपाएंगे नहीं बाय टेकिंग दी एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम यू। तो सबसे पहले बात तो क्या है कि हमें कमर्शियल कंसिडरेशन से अपनी क्वालिटी को बचाना है। Then firm's policies and procedures with regard to its personnel are designed to demonstrate firm's overriding commitment to quality। देखो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उन एम्प्लॉयज को एकदम प्रॉपर्ली काम करे, एक तो होता है ना सिस्टमैटिक वे में काम करे, तो हमेशा पॉलिसीज प्रोसीजर्स इंटरनल कंट्रोल्स इस तरह से होने चाहिए ताकि वो प्रॉपर्ली काम करे। ऐसे नहीं कि वो कुछ भी गड़बड़ी कर रहे हैं, कुछ भी छुपा रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रहे हैं, क्लाइंट के साथ मिलकर कुछ भी ना चीजों को छुपा गए, एंगेजमेंट पार्टनर को बताया ही नहीं, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। उन पे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए ताकि हम ये डिमॉन्स्ट्रेट कर सके। भाई क्लाइंट अगर हमारे डायरेक्टली एम्प्लॉय को बोल रहे हैं कि रहने दो ना, आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे अपने जेब में डाल लेना और छुपा दो इस बात को, मत इसको हाईलाइट करो, तो उस केस में ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए ताकि उससे पता चले कि भाई एम्प्लॉय ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज फर्म की क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बहुत ज्यादा रोबस्ट है एंड अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए वो पहले बोल रहा है कि नहीं भाई रहने दो, मैं तो जैसा एक्चुअल है वैसे ही आगे अपने पार्टनर को बता दूंगा। Then next, firm devotes sufficient resources for development and documentation of its quality control policies and procedures। देखो भाई एक बार मैनेजमेंट ने बैठ करके बना तो दिए भाई हमारे ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है, हमारा ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन वो ऐसे तो सबको याद रहेगा नहीं, एंड जो नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा, तो वो एकदम प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, प्रॉपरली फाइल बनी हुई होनी चाहिए कि ओके दिस इज द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। एंड जो भी नया एम्प्लॉय आ रहा है, कोई नया लीडरशिप आ रहा है, उन्हें ये सब चीजें बताई जाए कि भाई देखो हमारे ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे काम करना है। Firm before accepting an engagement should acquire vital information about the client, like about integrity of client, promoters and key managerial personnel, competence including capabilities, type and resources, and compliance with ethical requirements। ER मतलब क्या है, ethical requirements। क्या बोलना चाह रहे हैं अब ये कि भाई अगर आप कोई भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हो उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट के बारे में ले लेना चाहिए। क्या क्या ले लेना चाहिए, सबसे पहले इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, कि भाई क्लाइंट हमारा ऑनेस्ट है क्या नहीं है, सब चीजें हमें बताएगा या नहीं बताएगा, कुछ छुपाएगा हमसे। तो हमें सबसे पहले अपने क्लाइंट की, जो उसके प्रमोटर्स है, जो उसके केएमपीज है, मेजर लोग हैं, उनके बारे में, जो भी उसका सीईओ है, उन सब के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि भाई ये इंटीग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ हमें सब चीजें बताने वाले हैं या नहीं बताने वाले हैं, या फिर हमें कुछ गड़बड़ियां, पहले इनका कुछ पास हिस्ट्री खराब ली रही है तो हमें लग रहा है कि ये तो छुपाएंगे ही छुपाएंगे, तो हमें सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। फिर हमें ये डिटरमाइन करना चाहिए क्या हमें इतना कॉम्पिटेंस है, क्या हम इनका काम कर सकते हैं। बेसिकली ये जो कॉम्पिटेंस की बात हो रही है वो हमारी फर्म के लिए हो रही है कि भाई हमारे पास इतनी कॉम्पिटेंस है क्या, जो इस इंडस्ट्री में ये काम कर रहे हैं, क्या उस इंडस्ट्री के रेगुलेटरी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम ऑडिट कर सकते हैं क्या हम रिव्यू कर सकते हैं क्या, या फिर कोई अदर एंगेजमेंट परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
कि कॉम्पिटेंस के अंदर क्या क्या आ गया, कैपेबिलिटीज, वही बेसिक सी बात की कि जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स हैं क्या हम उनके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्या हमारे पास इतना टाइम है, क्या भाई हम ऑलरेडी इतना ओवरलोड चल रहा है, हमारे पास इतनी सारी ऑडिट्स है, इतने सारे रिव्यूज है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो एक बेसिक हो गया कि हमारे पास टाइम नहीं है। सेकंड, रिसोर्सेज, भाई हमारे पास इतने एम्प्लॉयज ही नहीं है, इतने आर्टिकल्स ही नहीं है कि हम काम कर सके। तो हमें हर पैरामीटर पे देखना होता है कि क्या हमारी कॉम्पिटेंस है या नहीं है, क्या हमारे पास कैपेबिलिटीज हैं, क्या हमारे पास टाइम है, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं काम करने के। एंड नेक्स्ट अपन को ये देखना होता है कि जो भी हमारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे कोड ऑफ एथिक्स में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट में लिखे हुए, क्या हम उनके साथ कंप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली अपने 3 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। सबसे पहले इंटीग्रिटी का, नेक्स्ट हो गया हमारी कॉम्पिटेंसी का, कॉम्पिटेंसी में क्या क्या आ गया, कैपेबिलिटीज, टाइम एंड रिसोर्सेज, एंड द नेक्स्ट हो गया हमारा कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं ऐसे 220 में। ऐसे 220 में क्या लिखा हुआ है, फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इसमें लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, एंगेजमेंट पार्टनर की, अपन ने ऊपर ही डिफरेंस में पढ़ लिया था। इज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट। एक्शंस ऑफ ईपी फॉर क्वालिटी एम्फेसाइज ऑन, भाई अब लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन ऑडिट किसकी है, एंगेजमेंट पार्टनर की। तो भाई उस वो जो भी काम कर रहा है वो किस चीज को एम्फेसाइज करना चाहिए, किस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए। इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी, भाई ऑडिट क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके एक्शन से ये डिमॉन्स्ट्रेट होना चाहिए। कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता है, भाई अगर उसके सामने फाइल बन के आई, उसने बोला कि यार तुमने ढंग से फाइलिंग नहीं कर रखी है, इसके एविडेंसेस कहाँ है, कैसे तुमने ये कंक्लूड किया कि ये सही है नहीं है। तो हमें पूरा हर चीज को इन डिटेल जाकर के अगर वो चेक करेगा तो उससे सामने वाला जो हमारी एंगेजमेंट टीम है उसे भी समझ में आएगा कि यार हमने कुछ भी ऐसा तैसा कर दिया तो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर हमें पकड़ लेगा। परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद पीआरएल रिक्वायरमेंट्स, भाई हमें कैसे काम करना है, पीआरएल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग करना है। पीआरएल क्या है हमारा, प्रोफेशनल रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। कंप्लाइंग विद व्हाट, कंप्लाइंग विद फर्म्स क्वालिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जो कि कहाँ बने हैं, हमारे एसक्यूसी 1 में बने हैं। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, प्रिपेयर्ड अंडर व्हाट, प्रिपेयर्ड अंडर SQC 1। ठीक है, हमें किसके साथ कंप्लाई करना है, हमारे क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के साथ। और किसके साथ, और आगे हमें क्या देखना है, इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट, हमें ऑडिट रिपोर्ट तो इशू करनी है जो कि कैसी हो, एकदम अप्रोप्रिएट हो। एंड ईटीज क्या है, एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न्स विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल्स। रिप्राइजल्स क्या होता है कि भाई निकाल दिया, भाई तुमने ये ऐसे मुझसे कैसे पूछ सकते हो, मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हो, तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है, मैं देखूंगा कि क्या चीजें सही है। तो अगर इस तरह से नहीं करके हम अपनी टीम को इतनी फ्रीडम दे रहे हैं कि भाई वो अपने जो भी उसके कंसर्न्स है, अगर उसे कुछ भी ऐसी चीज मिल रही है तो उसे विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल्स की भाई उसे निकाल दिया जाएगा, उसे डांट दिया जाएगा, बिना उस फियर के वो अपने कंसर्न्स को रेज कर सके। बिकॉज देखो हर चीज की तरह है कि हम अगर एक क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि फर्म एंड पर्सनल उसके अकॉर्डिंग कंप्लाई करें हर पीआरएल रिक्वायरमेंट से, तो भाई हमें अपने पर्सनल का भी ध्यान रखना होगा कि भाई अगर उसे कोई भी कंसर्न है तो हम उसको भी सुने, ताकि अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको रेज कर सके। अदरवाइज ऐसा होगा कि अगर हम उसकी कंसर्न को तो सुन ही नहीं रहे हैं तो हो सकता है कि माइट भी वो आगे जाकर के कुछ गड़बड़ी करे, हमारे फर्म में कुछ वो नॉन कंप्लायंस वाली चीज या फिर फ्रॉड करने की कोशिश करे। तो हमें हमेशा ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारा क्वालिटी कंट्रोल के साथ तभी काम होगा जब हम अपने इंटरनली एम्प्लॉयज को, हमारे इंटरनली फॉर्म पर्सनल को भी खुश रखेंगे एंड उनके कंसर्न्स को भी हम सुनेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली वहां पे यही पॉइंट लिखा हुआ है कि हमें ऑडिट क्वालिटी की इंपॉर्टेंस को किस तरह से दिखाना है। सबसे पहले तो हमें कंप्लाई करना है। कंप्लाई किसके साथ करना है, एक अंदर वाली चीज के साथ एंड एक बाहर वाली चीज के साथ। अंदर वाली चीज हमारी क्या है, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ दी फर्म, मतलब हमने जो SQC 1 के अंदर प्रिपेयर किया था उनके साथ हमें कंप्लाई करना है। एंड सेकंड जो हमारी बाहर वाली चीज है वो क्या है, हमारी पीआरएल रिक्वायरमेंट्स, यानी हमारे जो भी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, हमारी रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स में बोल रहे हैं उनके साथ भी हमें कंप्लाई करना है। तो बेसिकली अपने दो दो कंप्लायंस वाले आ गए। मैं आपको ये लर्न करने के लिए इस तरह से समझा रही हूँ। कंप्लाई, कंप्लाई किसके साथ करना है, एक तो अंदर और एक बाहर। ठीक है, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। अंदर वाला क्या है हमारा, फॉर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एंड बाहर क्या है हमारा, पीआरएल रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा हमारे नेक्स्ट 2 पॉइंट्स क्या है, हमें एक तो करनी है ऑडिट रिपोर्ट इशू, जो कैसी हो, एकदम अप्रोप्रिएट हो। एंड
एंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न्स विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल्स। ये डब्ल्यू डैश ओ का मतलब क्या है? विदाउट। तो एंगेजमेंट टीम अपने कंसर्न्स को रेज कर सके विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल्स। फैक्ट दैट क्वालिटी इज असेंशियल इन परफॉर्मिंग ऑडिट एंगेजमेंट्स, मतलब ये फैक्टर है कि हमें अपने ऑडिट एंगेजमेंट को कैसे परफॉर्म करना है, विद क्वालिटी परफॉर्म करना है, एंड क्वालिटी इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी मैंडेटरी। ठीक है, तो अपने बेसिकली लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी अंडर ऑडिट अपन ने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं। सबसे पहले तो अपन को एम्फेसाइज करना है एंगेजमेंट पार्टनर को अपने एक्शंस के थ्रू किन किन चीजों का कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट को अपन कैसे कैसे दिखा सकते हैं? परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद पीआरएल रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली अपने कंप्लायंस वाले दो पोर्शंस हो गए। एक पोर्शन क्या है? अंदर वाला क्या है? क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एंड बाहर वाला क्या है हमारा? पीआरएल requirements, and then issuing audit report and engagement team's ability to raise concerns without fear of reprisals. And last में अपना point क्या हो गया? Fact that quality is essential in performing the audit engagements. तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में क्या लिखा हुआ है कि देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स किसमें डिवाइड होते हैं? कोड ऑफ एथिक्स में। एंड कोड ऑफ एथिक्स में एक और बात बताता है अबाउट व्हाट? अबाउट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और वो किस पे एप्लीकेबल होते हैं? दोनों ही तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट पे, या तो वो मेंबर हो, वो मतलब मेंबर तो होता ही है, या तो वो सर्विस में हो या फिर वो प्रैक्टिस में हो। क्या क्या अपने पॉइंट्स होते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में? integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behavior। अब क्वेश्चन आता है कि मैम हम इन 5 पॉइंट्स को कैसे ध्यान रखें कि हमारे 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यही होते हैं। तो बेसिकली आप कैसे याद रख सकते हो? बेसिकली छोटा सा आपका निमोनिक टाइप आप कह सकते हो। सबसे पहली बात तो कि जो हमारा कोड ऑफ एथिक्स है उसमें ठीक है, मानते हैं कि सर्विस वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रैक्टिस वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दोनों के बारे में लिखा हुआ होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कंटेंट किसके लिए होता है? एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के, कि भाई इस पे तो एकदम हमें शिकंजा कस के रखना है कि इससे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम इसे प्रॉपर्ली मेंटेन करके चलना होगा। तो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास क्या होता है कि वो प्रैक्टिस कर सके, सीओपी होती है, उसी के बेसिस पे वो प्रैक्टिस कर सकता है, राइट। तो अपना ये एक छोटा सा निमोनिक है, एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू। सीओपी ऑफ इंटीग्रिटी। सीओपी किस चीज की? इंटीग्रिटी की। अब आप कैसे अपने पॉइंट्स बनाओगे वो भी बता देती हूँ। इंटीग्रिटी तो देखो अपना सीधे सीधे सिंपल पॉइंट हो ही गया, राइट। एंड अब सीओपी से देख लेते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल। हम प्रोफेशनल क्या है? प्रोफेशनल दो चीजें हैं, बिहेवियर, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। तो अपन को बस सिंपल सा क्या याद रखना है? सीओपी ऑफ इंटीग्रिटी इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एवरी चार्टर्ड अकाउंटेंट बीइंग रिटन इन द कोड ऑफ एथिक्स। तो सीओपी ऑफ इंटीग्रिटी से कैसे बन गया? इंटीग्रिटी से सिंपली हो गया। सीओपी से क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एंड पी से क्या है? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्या हो सकता है? प्रोफेशनल बिहेवियर हो सकता है, एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। तो आपको जो जाके प्रोफेशनल एथिक्स में लर्न करना था वो अपन ने यही लर्न कर लिया। कैसे? सीओपी ऑफ इंटीग्रिटी से। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई हमने ये जो ऊपर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अपने पढ़े हैं इनको एम्फेसाइज कैसे करना है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स शुड बी एम्फेसाइज, यानी डिमॉन्स्ट्रेट, उन्हें बताना कि हाँ ये जरूरी है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इनसे हमें कंप्लाई करना पड़ेगा, इनको फॉलो करना पड़ेगा। should be emphasized by actions of the leadership by CEO, managing partner, spreading awareness and training। भाई उस चीज के लिए ट्रेनिंग दो, उन्हें समझाओ इट्स नेसेसरी, आपको इस तरह से करना है, आपका ये प्रोसीजर ये रहेगा। मॉनिटरिंग, उन्हें मॉनिटर करो कि भाई कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। प्रोसेस फॉर डीलिंग विद नॉन कंप्लायंस। तो देखो भाई कैसा आप इसमें भी स्टोरी के थ्रू लर्न कर सकते हो। सबसे पहले तो भाई एक्शंस ऑफ द लीडरशिप, उनके एक्शन से लगना चाहिए कि हाँ भाई हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल से कंप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, उन्हें ट्रेनिंग दो, उन्हें समझाओ भाई जरूरी है आप इस तरह से काम करो, उन्हें एक बार समझा दिया, उन्हें ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद उन्हें फिर मॉनिटर करो कि भाई हमने उनको एक बार ट्रेनिंग दे दी, तो देखो कि वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के थ्रू। एंड मॉनिटर करने के बाद पता चलता है कि नहीं भाई ये तो अभी भी नहीं कर रहे हैं, देन उनको पनिशमेंट दो फॉर दी नॉन कंप्लायंस। तो इस तरह के सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। सबसे पहले तो एक्शंस ऑफ द लीडरशिप, सबसे टॉप मोस्ट लेवल बताएंगे कि हाँ भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल जरूरी है। फिर उनको ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग देने के बाद उनको मॉनिटर करो, एंड मॉनिटर करने के बाद पता चलता है कि या तो स्टिल
नॉन कंप्लायंस है तो फिर उसके साथ डील करो कि भैया अब इनको किस तरह से पनिश करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मतलब अपने ऐसे 220 में एथिकल रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। Responsibilities of engagement partner in relation to ethical requirements. आइडेंटिफाइंग थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। देखो अपनी ये जो सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है कि हमें ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ आप लोग के लिए कि हम बोलते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिविटी के साथ विदाउट एनी बाइसेस अपने काम करना है, तो उसके अंडर ही आता है इंडिपेंडेंस कि भाई एक जो भी ऑडिटर है, रिव्यूअर है, अश्योरेंस प्रोवाइडर है, जो भी है, मतलब कोई भी तरह का अपन एंगेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमें विद इंडिपेंडेंट काम करना है। कि हम ऐसा नहीं कि हम किसी के दबाव में आके कि भाई तुम इसी तरह से काम करो, नो, इस तरह से नहीं करना है। हमें बिल्कुल इंडिपेंडेंट माइंड से कि भाई जो एक्चुअल में है उसी को आगे रिपोर्ट करना है। हमें बिल्कुल अपनी इंडिपेंडेंस में रहना है। तो ऑब्जेक्टिविटी के अंदर ही क्या आता है अपना, सेकेंड, हाँ जी, तो अपन क्या बोल रहे थे कि ऑब्जेक्टिविटी के अंदर ही क्या आता है, हमारा इंडिपेंडेंस आता है कि हमें बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपने काम करना है, जो लिखा है वही रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या लिखा है एंगेजमेंट पार्टनर की, कि उसे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आइडेंटिफाई करना है। थ्रेट टू इंडिपेंडेंस अगर आपको थोड़े से याद हो तो अपने क्या क्या होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता है, फैमिलियरिटी थ्रेट होता है, फाइनेंशियल थ्रेट होता है। तो इस तरह के अपने काफी सारे थ्रेट है जो अपन कहाँ पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे अपने प्रोफेशनल एथिक्स में। सारे के सारे अपने पॉइंट्स यहाँ पे कवर होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो भी इस तरह के थ्रेड्स होते हैं वो एंगेजमेंट पार्टनर को आइडेंटिफाई करने होते हैं, जो कि हमारे किसे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, हमारी इंडिपेंडेंस को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। आइडेंटिफाइंग थ्रेट टू इंडिपेंडेंस दैट सेफगार्ड्स। अब ये सेफगार्ड्स क्या होते हैं मैम, देखो एक जगह क्या है, आपको थ्रेट आइडेंटिफाई हो गया, अब इस थ्रेट को हटाने के लिए या फिर इसको एलिमिनेट करने के लिए या फिर इसको रिड्यूस करने के लिए आपको कुछ अपने सेफगार्ड्स लगाने होंगे। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हम ये जो सेफगार्ड्स देख रहे हैं वो भी एबल नहीं है, वो भी इतना काम नहीं कर पा रहे कि उसको हटा सके या फिर उसको रिड्यूस कर सके। यानी यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो थ्रेट है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमने जो सेफगार्ड्स लगाए वो उसको ना रिड्यूस कर पा रहे हैं ना ही उसको एलिमिनेट कर पा रहे हैं। तो इस तरह के हमें थ्रेट्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एंगेजमेंट पार्टनर की है। आइडेंटिफाई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस दैट safeguards may not be able to eliminate or reduce to acceptable level। देखो हर जगह टॉलरेंस पावर होती है कि हाँ इतना होगा तो हम टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन इतनी कोई चीज होगी तो हम उसको टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। Next, reporting by engagement partner to firm to determine appropriate action like eliminating activity or interest that creates threat or withdrawing from audit engagement। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई एंगेजमेंट पार्टनर को फॉर्म को बताना होगा कि भाई इस तरह का थ्रेट है एंड उसे एप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा। जैसे कि क्या कर सकते हैं कि भाई अगर किसी एक्टिविटी की वजह से वो थ्रेट आ रहा है तो उस एक्टिविटी को हटाओ, उसे रिड्यूस करो, एलिमिनेट करो। एंड अगर एक्टिविटी एलिमिनेट नहीं हो पा रही है तो फिर उस एंगेजमेंट से विड्रॉ ही कर जाओ अगर आप परमिसिबल हो तो। Reporting by EP to firm to determine appropriate action like eliminating activity or interest that creates threat or withdrawing from audit engagement। तो बेसिकली आप देखोगे तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स में अपने पास क्या क्या गिवन है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स होती है किसमें, कोड ऑफ एथिक्स में। कोड ऑफ एथिक्स और किसके बारे में बात बताता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है अपने, सीओपी ऑफ इंटीग्रिटी। सीओपी के अंदर क्या है, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी से अपन क्या देख सकते हैं कि हमें इंडिपेंडेंटली अपना काम करना होता है। अब इंडिपेंडेंस से रिलेटेड अपने 2 पॉइंट्स दे रखे हैं कि सबसे पहले एंगेजमेंट पार्टनर को थ्रेट आइडेंटिफाई करना होगा एंड देन वो रिपोर्ट करना होगा अपनी फर्म को एंड देन डिटरमाइन कि एप्रोप्रिएट एक्शन उसे क्या लेना है, या तो एक्टिविटी को एलिमिनेट करना है या फिर एंगेजमेंट से ही विड्रॉ करना। तो बेसिकली इस तरह से ये अपने सारे के सारे पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन सा गिवन है, इंडिपेंडेंस का ही गिवन है। क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, policies and procedures regarding maintenance of independence by firm and its personnel enable firm to communicate its independence requirements, identify and evaluate circumstances and relationships that create threats to independence, वही आपको identify करना है, and to take appropriate action to eliminate them or reduce them to an acceptable level or to withdraw from the engagement। जो अपन ने ऊपर पढ़ा था सेम वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। मतलब हमारी जो भी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स थी अगर वो ब्रीच होती है तो इस केस में आपको क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को अप्लाई करना होगा। ऑल हु आर सब्जेक्ट टू इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, बेसिकली अपनी एंगेजमेंट टीम, टू प्रॉम्प्टली नोटिफाई फर्म ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रीचेस। कि भाई एंगेजमेंट टीम को, एंगेजमेंट पार्टनर को अपनी फर्म को बताना होगा कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस ब्रीच हुई है। Firm to promptly communicate identified breaches to engagement partner who along with firm needs to address the breach। यानी engagement partner को उस breach को address करना होगा and other relevant personnel in firm and those subject to independence
आइडेंटिफाई हुए हैं ब्रीचेस, उनके ऊपर हमें एप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा। प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन टू फर्म बाय एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ एक्शंस टेकन टू रिजॉल्व द मैटर। तो बेसिकली अपन थोड़ा लाइन में याद करें तो कैसे है कि जो भी हमारी एंगेजमेंट टीम है उन्हें ब्रीचेस आइडेंटिफाई हुए हैं टू द इंडिपेंडेंस, वो उन्हें कम्युनिकेट करने होंगे विद देयर फर्म एंड द एंगेजमेंट पार्टनर, एंड देन एंगेजमेंट पार्टनर हमारा जो है वो फर्म के साथ मिलके क्या करेगा, एप्रोप्रिएट एक्शंस लेगा टू एलिमिनेट देम और टू विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। ठीक है, एंड देन जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर है उसे फर्म को नोटिफाई करना होगा कि भाई उसने ये एप्रोप्रिएट एक्शंस लिए हैं। सबसे पहले क्या डिसाइड करेगा फर्म के साथ मिलके, एंड देन जो एक्शंस लिए होंगे वो फर्म को नोटिफाई करेगा कि हमने ये एक्शंस लिए हैं। एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, या तो एलिमिनेट करना उसे, या फिर हमने एंगेजमेंट से विथड्रॉ करना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एटलीस्ट एनुअली यानी 12 महीने में फर्म शुड ऑब्टेन रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल पर्सनल, मतलब जितने भी उसके एम्प्लॉइज हैं उनसे वो मतलब 12 महीने में यानी एक साल में एक बार तो पूछ ले कि भाई हम जितने क्लाइंट्स करते हैं उनमें तुम्हारी इंडिपेंडेंस है तो ना, ऐसे तो नहीं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में तुम्हारे कोई रिलेटिव हो तुम उनकी बातों को छुपा दो, उनकी गलतियों को छुपाओ। तो भैया तुम पहले ही बता दो कि अगर तुम्हारा कहीं पे भी रिलेटिव है, तुम्हारी कहीं पे भी इंडिपेंडेंस ब्रीच हो रही है तो हम तुम्हें उस क्लाइंट पे लगाएंगे, तुम्हें किसी डिफरेंट क्लाइंट पे हम लगाते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, फैमिलैरिटी थ्रेड। देखो बहुत सारे तरह के थ्रेड्स होते हैं लेकिन यहाँ पे एक थ्रेड दे रखा है हमारे पास, कौन सा, फैमिलैरिटी थ्रेड। यूजिंग सेम सीनियर पर्सनल, मतलब जो सीनियर पर्सनल है बेसिकली अपना एंगेजमेंट पार्टनर वो सेम ही चल रहा है। फॉर सपोज हम एक एबीसी लिमिटेड की ऑडिट कर रहे हैं, 10 साल से वही एक एंगेजमेंट पार्टनर है जो हर साल एंगेजमेंट पार्टनर बनता है एंड काम करता है। देखो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स तो चेंज हो सकते हैं बिकॉज वो तो आर्टिकल्स होते हैं या सीएस होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, लेकिन अगर एंगेजमेंट पार्टनर सेम है तो पूरी ऑडिट को तो रन वही कर रहा है, वो जैसे चाहेगा वो एंगेजमेंट टीम से करवा सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि 10 साल से एक ही एंगेजमेंट पार्टनर है वो काम करता जा रहा है तो एक फैमिलियरिटी थ्रेड की भाई भाई हम तो इतने सालों से जानते हैं सर, आप भी हमारा भला करो हम भी आपका भला करेंगे, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और insurance engagements over prolonged period create familiarity. To establish criteria for determining need for safeguards, firm considers such matter। मतलब आपको कब safeguards की नीड है, उन क्या फैक्टर्स क्या मैटर्स ऐसे हो सकते हैं कि आप डिटरमाइन करो कि हाँ भाई हमें यहाँ पे safeguards लगाने पड़ेंगे। बेसिक सी बात है कि भाई नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है, इंक्लूडिंग एक्सटेंट टू विच पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। भाई देखो अगर एक लिस्टेड एंटिटी होती है तो उसमें बहुत सारे लोगों का मतलब पब्लिक एट लार्ज का पैसा लगा हुआ होता है, तो अगर उसमें कोई भी गलती निकली, कोई भी फ्रॉड निकल गया इस वजह से तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमें ये देखना होता है कि अगर भाई पब्लिक एट लार्ज का इसमें मामला फंसा हुआ है तो हमें और ज्यादा सेफगार्ड्स पे ध्यान देना होता है कि हम कोई भी इस तरह की गलती नहीं करें कि हमने इंडिपेंडेंस का ध्यान नहीं रखा, हमने कुछ गलत रिपोर्टिंग कर दी तो ये डायरेक्टली हमारी जनरल पब्लिक एट लार्ज को भी इम्पैक्ट कर सकता है। लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ सीनियर पर्सनल ऑफ द एंगेजमेंट, मतलब वही 10 सालों तक एक ही काम कर रहा है तो फिर यहाँ तो फैमिलियरिटी थ्रेड बिल्कुल हो गई होगा, तो हमें इसमें सेफगार्ड्स लगाने की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। यानी सिंपल सी बात है, जो सीनियर पर्सनल है चेंज कर दो, दूसरा एंगेजमेंट पार्टनर उस क्लाइंट पे लगा दो। सेफगार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, वही सेम बात जो मैंने आपको बताई थी, रोटेटिंग सीनियर पर्सनल एंड लिस्टेड एंटिटीज के केस में तो सीडी ने बोल रखा है इन नॉट मोर देन 7 ईयर, यानी 7 ईयर से ज्यादा एक लिस्टेड एंटिटी पे सेम सीनियर पर्सनल यानी एंगेजमेंट पार्टनर काम नहीं कर सकता। रिक्वायरिंग एन EQCR, मतलब EQCR क्या होता है हमारा, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। यहाँ पे लिख के तो एक तो अपना सेफगार्ड क्या हो गया कि हमें अपने सीनियर पर्सनल रोटेट करते रहने चाहिए, प्लस हमारी जो भी एंगेजमेंट हुआ उसमें जो भी एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन हमारा हुआ होगा उसको हमें एकदम क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का कराना चाहिए। और वो किससे कराना चाहिए भाई, एक ऐसे इंसान से जो कि उस पर्टिकुलर क्लाइंट का पर्टिकुलर एंगेजमेंट का एंगेजमेंट पार्टनर बनने के लायक है। ऐसे एक इंसान से हमें अपना क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट का कराना चाहिए ताकि हम देख सके कि भाई कहीं पे भी कोई गड़बड़ी तो नहीं है। आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे EQCR को, अभी मैंने आपको सिर्फ एक क्रक्स बता दिया है। Next, to form conclusion on compliance with independence requirements, EP shall obtain relevant information to identify relationships that create threats। अब बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि हमें अपना कंक्लूजन देना है कि भाई हमने कंप्लायंस किया है विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, तो ऐसे केस में ईपी को क्या करना चाहिए, क्या ऑब्टेन करेगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेगा।
obtain relevant information to identify relationships। हमें information obtain करके देखना होगा कि कोई ऐसा relationship तो नहीं है क्या जिसकी वजह से हमारा कोई threat आ रहा हो, and then जो फिर information मिली होगी उसे हम evaluate करेंगे। evaluate information on identified breaches to determine whether they create threat to independence। मतलब उस information को evaluate करके हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे independence को तो threat नहीं करी, कहीं उसको impact तो नहीं कर रही है। and take, ये s गलत आ गया है यहाँ पे, take appropriate action to eliminate or reduce such threats to an acceptable level by applying safeguards or to withdraw। अब देखो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आपने इवैल्यूएट कर लिया और आपको थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस मिल गए, तो उस केस में आपको फिर एप्रोप्रिएट एक्शंस लेने होंगे, लाइक व्हाट, या तो आप एलिमिनेट करो, रिड्यूस करो, या फिर आप एंगेजमेंट से विड्रॉ कर जाओ। ठीक है, तो बेसिकली हमने कंक्लूड, मतलब सेम आप देखोगे तो घुमा फिरा करके सेम पॉइंट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि आपको कंक्लूजन देना है कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स, उसमें आप क्या लोगे, सबसे पहले इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे, देन उसको इवैल्यूएट करोगे, एंड देन अगर आपको लगता है कि आइडेंटिफाइड ब्रीचेस है यहाँ पे, तो उस केस में आप टेक क्या करोगे, एप्रोप्रिएट एक्शंस लगाओगे, जैसे कि क्या हो सकते हैं आपके, या तो आप रिड्यूस करोगे, एलिमिनेट करोगे, या फिर आप एंगेजमेंट से विड्रॉ कर जाओगे। ठीक है, तो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकंड, आई थिंक थर्ड पॉइंट, इंडिपेंडेंस का, जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ा है कि अगर हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे ब्रीच होता है इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स का तो उस केस में आपके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, फैमिलियरिटी थ्रेट क्या होता है, एंड आपको लास्ट में क्या कंक्लूजन देना होता है इन केस ऑफ कंप्लायंस ऑफ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो आप देखोगे बेसिकली कहीं ना कहीं सेम तरह के पॉइंट्स है, तो आपने एक बार लर्न कर लिया तो आपका इंडिपेंडेंस में काम आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट अपना एलिमेंट आता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। मतलब अगर आपने कोई क्लाइंट आपका पहले से चल रहा है तो उसे कंटिन्यू करना है नहीं करना है, या फिर अगर कोई न्यू क्लाइंट आए तो उसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, उस केस में आपके क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए, किन चीजों का आपका ध्यान रखना चाहिए, प्लस आपके क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स उस केस में होने चाहिए। सबसे पहले क्या है, firm before accepting an engagement should acquire vital information about client to decide। भाई ये तो वही पॉइंट्स अभी जो अपन ने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़े थे। सबसे पहले क्या है, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट प्रमोटर्स एंड केएमपी की मैनेजरियल पर्सन। लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, केएमपी इज व्हाट, की मैनेजरियल पर्सनल। ठीक है, देन क्या है, कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस क्या क्या, कैपेबिलिटीज, टाइम एंड रिसोर्सेज टू परफॉर्म द एंगेजमेंट एंड कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एंड एक इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है मैम, सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब हमें कोई भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले ये देखना चाहिए कि भाई इसमें इंटीग्रिटी क्या है इनकी, क्या हमारे पास इतनी कॉम्पिटेंस है, क्या क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, क्या क्या हम एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या ऐसे कोई करंट ऑडिट एंगेजमेंट में या प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट में इस तरह की कोई बातें हैं या ऐसे मैटर्स है क्या जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट। तो बेसिकली हमने वही सेम पॉइंट्स है, बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट है सिग्निफिकेंट मैटर्स का। ठीक है, where issues have been identified and firm decides to accept और कंटिन्यू द एंगेजमेंट। मतलब आपको इश्यूज मिले, आपने ये चार पॉइंट्स देखे एंड आपको कुछ इश्यूज मिले हैं, स्टिल आप उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको क्या डॉक्यूमेंट करना होगा कि भाई आपने उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया। मतलब आपने इश्यूज आइडेंटिफाई करे, स्टिल आपने एक्सेप्ट किया, तो आपने कुछ तो रेजोल्यूशन किया होगा, कुछ तो आपने चीजें देखी होंगी तभी तो आपने किया, तो उनको आप सबको डॉक्यूमेंट करो, डॉक्यूमेंट हाउ द इश्यूज वर रिजॉल्व्ड। नेक्स्ट अब क्या दे रखा है कि भाई ये जो इंटीग्रिटी की आप बात कर रहे हो, तो उस केस में आपको किन मैटर्स का ध्यान रखना चाहिए, कि भाई आप कैसे चेक करोगे कि हाँ इनमें इंटीग्रिटी है या नहीं है। यहाँ पे जरा वर्किंग करूं, ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो रिलेटेड है आगे इस डिटेल्ड पॉइंट से, यानी इंटीग्रिटी के लिए आपको किन मैटर्स का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप डिटरमाइन करोगे कि हमारा जो क्लाइंट है उसमें इंटीग्रिटी है या नहीं है। सबसे पहले क्या दे रखा है, आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट्स, प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट, आरपीस क्या है मैम, रिलेटेड पार्टीज। एंड टीसीडब्ल्यूजी, टीसीडब्ल्यूजी क्या है मैम, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ये तो बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है अपना, शॉर्ट फॉर्म, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस।
तो सबसे पहले इंटीग्रिटी के लिए अपन क्या चेक करेंगे कि भाई इनकी आइडेंटिटी, इनका बिजनेस रेपुटेशन कैसा है, किस किसका, क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर्स का, क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर्स का, की मैनेजमेंट का यानी केएमपीस का, रिलेटेड पार्टीज का एंड टीसीडब्ल्यूजी का। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑपरेशंस इंक्लूडिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस, मतलब इनका क्या ऑपरेशन है, क्या काम करते हैं, क्या इनकी बिजनेस प्रैक्टिस है, सबको अपन देखेंगे। नेक्स्ट, इंडिकेशन दैट क्लाइंट माइट बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग यानी हवाला करना और अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज, हमें उन चीजों पे देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा इंडिकेशन तो नहीं है, कोई मतलब इनके पीछे पीएमएलए एक्ट तो नहीं लगा हुआ है, कोई इनके पीछे कोई एजेंसी तो नहीं लगी हुई है, ईडी तो नहीं लगी हुई है, वो सब भी हमें देखना होगा। रीजंस फॉर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फर्म, मतलब अगर कोई न्यू क्लाइंट आया है तो हम उससे जरूर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम हमें क्यों अपॉइंट कर रहे हो, प्रीवियस वाले को क्यों निकाल दिया, उससे क्या तुम्हें प्रॉब्लम हुई थी। इंडिकेशंस ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन इन स्कोप ऑफ वर्क, मतलब अगर कोई इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन आपके स्कोप पे लगाया जा रहा है कि भाई आप इससे बात नहीं कर सकते, हमारे लीगल काउंसिल से बात नहीं कर सकते हो, तो उस केस में तो इनएप्रोप्रिएट है, तो हमें उसका भी देखना पड़ेगा। whether client is aggressively concerned with maintaining firm's fees as low as possible, भाई मैंने फीस कोट की थी 1 लाख रुपीस, वो बोल रहे हैं कि नहीं आप तो 75,000 नहीं है, हमारी ऑडिट को कर दो। भाई वो चाह रहे हैं कि आप अपनी फीस को कम से कम रखो, क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट मतलब आपका बेनिफिट कम होगा तो फिर आप अपनी कॉस्ट भी कम लगाओगे, यानी आप ज्यादा चेकिंग नहीं करोगे। तो कहीं वो इस तरह से नहीं चाहते कि आपकी बेनिफिट कम हो यानी आपकी फीस कम हो, तो आप अपने पर्सनल कम लगाओ एंड फटाफट से चेक करके बस हमें सही से रिपोर्ट इशू कर दो, तो हमें उस चीज का भी ध्यान देना होगा। Information concerning attitude of principal owners, key management in TCWG towards aggressive interpretation of accounting standards, ये क्या है हमारा accounting standards, and IC environment यानी internal control environment, तो ये भी लिख देती हूँ मैं। accounting standards and internal controls, internal control environment। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई हमें कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रही कि भाई हमारा जो मैनेजमेंट है वो कुछ ज्यादा ही मतलब हमारे जो एएस में लिखा हुआ है उसको कुछ अलग टाइप से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है, कि वो बोल रहा है मतलब अगर एएस में तो इस तरह से लिखा हुआ है कि आपको हमने कॉस्ट मॉडल पे चलना होगा, लेकिन वो तो कुछ अलग ही मॉडल अपना लगा रहे हैं, तो हर चीज पे ध्यान देना होगा कि भाई ये कहीं अपने तरीके से तो हर चीज को मॉडिफाई करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, कहीं इनके इंटरनल कंट्रोल्स तो ऐसा नहीं है कि भाई मैनेजमेंट तो कुछ भी करता रहे उनको पता नहीं चलेगा लेकिन बाकी लोगों को थोड़ा सही चला है, तो मैनेजमेंट भी तो सही चलना चाहिए। हमेशा बड़ी गलती किससे होती है, जो मैनेजमेंट में होते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट कंट्रोल को कैसे भी उल्टा सीधा ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो हमें इंटरनल कंट्रोल को भी देखना पड़ेगा कि कहीं वो अपनी तरफ से तो उसे मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं क्या। तो बेसिकली अपने कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो इन पॉइंट्स को लर्न करने के लिए अपन किस तरह से शॉर्ट में से लर्न कर सकते हैं, देखो 3 में हम बाइफरकेट कर सकते हैं, कितने पॉइंट्स अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स है, तो 6 पॉइंट्स आप आराम से लर्न कर सकते हो। कैसे, देखो 2 पॉइंट्स इससे रिलेटेड अपने बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस में क्या, बिजनेस की रेपुटेशन एंड क्या उसके नेचर ऑफ ऑपरेशन है, तो 2 पॉइंट्स अपने क्या हो गए कि भाई बिजनेस रेपुटेशन कैसा है इनका एंड इनके नेचर ऑफ ऑपरेशन क्या है। एंड देन अपने 2 पॉइंट्स किससे रिलेटेड हो गए, हमारे इंडिकेटर से रिलेटेड हो गए, इंडिकेशन से रिलेटेड हो गए। इंडिकेशन किस किस चीज का, या तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज का या फिर इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ वर्क से रिलेटेड। एंड देन अपने 2 पॉइंट्स और किससे रिलेटेड हो गए, हमारे एग्रेसिव से रिलेटेड हो गए। अग्रेसिव किस चीज का, फॉर्म्स फीस लो एज पॉसिबल एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स। एंड एक पॉइंट अपना कौन सा बच गया, वो अपना बच गया रीजंस फॉर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस फॉर्म। तो इस तरह से करके अपन अपने सारे 7 पॉइंट्स को लर्न कर सकते हैं एंड दिस इज द बेस्ट थिंग, यू कैन लर्न योर ऑल दी पॉइंट्स, मतलब 3 में अपन जैसे बाइफरकेट कर सकते हैं, बिजनेस, इंडिकेशंस एंड दी अग्रेसिव, एंड आपके सारे पॉइंट्स एकदम गुड टू गो हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपने नेक्स्ट आगे पॉइंट्स आ गए कॉम्पिटेंस रिलेटेड, अपन ने ऊपर पढ़ा था इंटीग्रिटी एंड देन कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज, टाइम एंड रिसोर्सेज। अब उसी से रिलेटेड आगे अपने पॉइंट्स आ गए कि आप कैसे अपनी कॉम्पिटेंस को डिटरमाइन करोगे, क्या फैक्टर्स होंगे, क्या मैटर्स होंगे टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, matters to be considered with regard to capabilities, competence, time and resources by firm to undertake engagement। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, firm personnel have experience with
relevant regulatory और reporting requirements और ability to gain necessary skills and knowledge। मतलब हमारे जो फर्म है, हमारे जो एम्प्लॉइज है, क्या उनके पास इतनी नेसेसरी स्किल्स, नेसेसरी नॉलेज है क्या कि जिस इंडस्ट्री में ये हमारा जो प्रपोज क्लाइंट है ये है, क्या हम इसकी ऑडिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि अगर ये नई इंडस्ट्री भी है तो भी हम इसकी नॉलेज गेन करके अपने काम को कर सकें। Firm personnel have knowledge of relevant industries or subject matters. Firm has sufficient personnel with necessary capabilities and competence। मतलब उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं क्या कि वो अपने आगे कंप्लीट अपने इस एंगेजमेंट को कर सके, इतनी कैपेबिलिटी वाले रिसोर्सेज हैं कि नहीं है हमारे पास। देन एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल इफ नीडेड। मतलब हमें अगर कोई एक्सपर्ट की जरूरत है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के लिए, तो क्या वो हमारे पास अवेलेबल है क्या। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इंडिविजुअल्स मीटिंग क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म EQCR आर अवेलेबल। भाई देखो, अपन ने ऊपर पढ़ा था कि हमने एक बार अपनी ऑडिट को कंप्लीट कर लिया लेकिन वो एकदम क्वालिटी के साथ हुई है, तो उसके लिए हमें उसका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा लेना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट बंदा और होना चाहिए, बिकॉज जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स है, एंगेजमेंट पार्टनर वो नहीं कर सकते, बिकॉज वो एकदम डिफरेंट बंदा होना चाहिए जिसका एंगेजमेंट से किसी भी तरह का कोई भी नाता, कोई भी रिश्ता नहीं हो। तो क्या हमारे पास ऐसा बंदा अवेलेबल है। firm would be able to complete engagement within the reporting deadline। मतलब जो भी हमारे पास टाइम है, फॉर सपोज अगर मैं बात करूँ कि मैं साथ के साथ टैक्स ऑडिट भी करनी है, तो वो टैक्स ऑडिट हमें कब तक करनी होती है, 30 सितंबर तक। एंड टैक्स ऑडिट कब हो सकती है, जब हमारे फाइनेंशियल एकदम फ्रीज हो सके, उसी बेसिस पे तो हम टैक्स ऑडिट कर पाएंगे। तो जब हमारे फाइनेंशियल फ्रीज होंगे तब टैक्स ऑडिट होगी। टैक्स ऑडिट की कंप्लायंस ड्यू डेट क्या है, 30 सितंबर। तो उससे पहले हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना होगा। तो हमें देखना होगा कि जो हमारी रिपोर्टिंग डेडलाइन है, क्या उससे पहले हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि हमें इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो बेसिकली हमारे पास इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं। इसको भी अपन शॉर्ट ट्रिक से लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखो, मैंने यहाँ लिख के दिया है कि अपने बेसिकली अपन को किस चीज पे देखना है, कॉम्पिटेंस, टाइम एंड रिसोर्सेज पे। देखो कैपेबिलिटीज क्या है, कैपेबिलिटीज के अंदर 3 पॉइंट्स है, कॉम्पिटेंस, टाइम एंड रिसोर्सेज की। हमारे अंदर कैपेबिलिटी किस चीज की, कॉम्पिटेंस की, टाइम की एंड रिसोर्सेज की। तो मैंने इन 3 में ही अपन को बाइफरकेट करके दिया है ये 6 पॉइंट्स को। कैसे, कॉम्पिटेंस से रिलेटेड में कितने पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए कि भाई उनके पास एक्सपीरियंस है रेलेवेंट रेगुलेटरी एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का, एंड उनके पास नॉलेज है रेलेवेंट इंडस्ट्रीज की। तो ये तो क्या हो गया, कॉम्पिटेंस है कि नहीं है इनके पास काम करने की। नेक्स्ट हो गया हमारे पास रिसोर्सेज के, क्या हमारे पास रिसोर्सेज है क्या। रिसोर्सेज कहते हैं कि हमारे पास मतलब इंडोर हमारे अंदर कोई रिसोर्सेज है क्या काम करने के लिए। नेक्स्ट हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत है, तो हमारे पास एक्सपर्ट्स है क्या। थर्ड, अगर हमने एंगेजमेंट कंप्लीट कर लिया तो उसको रिव्यू कराने के लिए हमारे पास लोग हैं कि नहीं है। तो देखो 3 में एकदम बाइफरकेटेड है, काम करने के लिए लोग हैं कि नहीं है, कुछ एक्सपर्ट एडवाइस किए तो उसके लिए लोग हैं कि नहीं है, रिव्यू करवाने के लिए लोग हैं कि नहीं है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, हमारे पास रिसोर्सेज है या नहीं है। देन टाइम का, कि भाई हमारा जो रिपोर्टिंग डेडलाइन है उससे पहले हम काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस ये देखना है कि हमारे जो भी यहाँ पे मैटर्स दे रखे हैं कि हमें हमारे पास अंदर कैपेबिलिटीज है या नहीं है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि आर वी केपेबल टू परफॉर्म दिस एंगेजमेंट और नॉट। तो उसके बेसिस अपने पास क्या क्या है, कॉम्पिटेंस के, टाइम के एंड रिसोर्सेज के। तो कॉम्पिटेंस में अपने पास कितने पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है। टाइम में अपने पास कितना पॉइंट्स है, 1 पॉइंट है। रिसोर्सेज में अपने पास कितने पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है। बेसिकली कैसे करना है, 1 2 3, ठीक है। तो अपने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, वेयर फर्म ऑब्टेन्स इंफॉर्मेशन दैट वुड हैव कॉज्ड इट टू डिक्लाइन एन एंगेजमेंट, फॉलोइंग मैटर्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड। मतलब अगर फर्म के पास कुछ इस तरह की डिटेल आती है कि उससे लगता है कि अगर ये हमारे पास पहले आ जाती तो हम इस एंगेजमेंट को डिक्लाइन कर देते, तो उस चीज में आपको क्या करना होगा, PRL responsibilities to report to person who made the appointment or to regulatory authorities। मतलब आपकी PRL रिक्वायरमेंट्स है क्या, जिन्होंने आपको अपॉइंट किया है। फॉर सपोज अगर TCWG ने, मैनेजमेंट ने आपको अपॉइंट किया है, तो उस केस में आपको उन्हें जाके बताना होगा कि यार देखो हमारे सामने ये सर्कमस्टेंसेस आई, ये इन्फॉर्मेशन आई है जिसके बेसिस पे हमें लग रहा है कि अगर हमारे पास पहले होती तो हम आपके एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो अब हमें बताना पड़ेगा ताकि हम अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें। एंड इवन टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, फॉर सपोज अगर लिस्टेड एंटिटी है तो सेबी। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप, मतलब अगर आप परमिसिबल हो तो आप देखोगे कि हम विड्रॉ कर जाते हैं फ्रॉम दिस एंगेजमेंट एंड दी क्लाइंट रिलेशनशिप। तो अब बेसिकली क्या है यहाँ पे कि आपके सामने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है जिसके बेसिस पे आपको लगा कि यार ये पहले होती तो हम इस एंगेजमेंट को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो उसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपकी PRL रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट टू who made your appointment and to regulatory authorities, and the second is possibility of withdrawing from the engagement। now next क्या दे रखा है, Policies and procedures on withdrawal from engagement and client relationship address issues that include the following। मतलब अपन ने ये जो पॉइंट पढ़ा है उससे रिलेटेड आगे अपने पास फैक्टर्स दे रखे हैं, इश्यूज दे रखे हैं, क्या क्या मैटर्स है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपने विड्रॉ करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है वो यहाँ पे,
डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट एक्शन दैट फर्म माइट टेक। मतलब ये तो एक बेसिकली आप धमकी टाइप से मानो कि हम जाके मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को बोलेंगे कि भाई तुमने अगर सही नहीं किया तो हम शायद विड्रॉ भी कर सकते हैं। मतलब हम अपना एप्रोप्रिएट एक्शन, अपनी एप्रोप्रिएट धमकी उन्हें जाकर के बताएंगे कि हम विड्रॉ कर जाएंगे। If firm determines it is appropriate to withdraw, discuss with management and TCWG regarding withdrawal from engagement and relationship and reasons for withdrawal। मतलब हमने एक बार धमकी दे दी फिर भी नहीं मान रहे तो हमें लग रहा है करना पड़ेगा। तो उस केस में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ेगी। क्या हमें मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को जाके बताना होगा कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, प्लस अपने विड्रॉ के रीजंस भी उन्हें जाके बताने होंगे कि भाई ये रीजंस है जिसकी वजह से हम विड्रॉ कर रहे हैं। हमने धमकी तुम्हें पहले भी दी थी, तुम माने नहीं, तो अब हम विड्रॉ कर रहे हैं और उसके ये रीजंस हैं। Considering whether there is PRL requirement for firm to remain in place or to report withdrawal together with reasons for withdrawal or to regulatory authorities। मतलब हमें अपनी PRL requirement के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि हम भाई विड्रॉल के लिए परमिसिबल है भी या नहीं है। अगर है तो कर जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर आगे देखेंगे। और अगर हम करते हैं आगे विड्रॉ तो उस केस में हमें अपनी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी पड़ेगी कि हमें किस किस को रिपोर्ट करना है, मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को एंड टू इवन द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। सेम वही अगर लिस्टेड एंटिटी है तो सेबी। डॉक्यूमेंटिंग सिग्निफिकेंट इश्यूज, भाई कौन से ऐसे इश्यूज थे, हमारे क्या कंसल्टेशंस हुए, क्या डिस्कशंस हुए, क्या उसके बेसिस पे हमारा कंक्लूजन निकला है एंड उसके बेसिस क्या थे। मतलब हमने पहले तो इश्यूज क्या थे हमारे, फिर हमने डिस्कशन किया, कंक्लूजन क्या निकला है एंड उस कंक्लूजन के हमारे बेसिस क्या है, वो सब भी हमें डॉक्यूमेंट करने होंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि हम ये जो पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग देख रहे हैं तो उस केस में हमें कुछ मैटर्स को एड्रेस करना होगा बिफोर विड्रॉइंग, अगर हम परमिसिबल हैं तो। वो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख रखे हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली धमकी देंगे कि हमारा एप्रोप्रिएट एक्शन विड्रॉ करने का भी हो सकता है। एंड स्टिल अगर मैनेजमेंट नहीं माना तो फिर हम बोलेंगे कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, उसके रीजंस ये हैं। अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में हमें अपनी पीआरएल रिक्वायरमेंट देखनी होगी पहले कि भाई हम परमिसिबल है भी या नहीं है। अगर है तो विड्रॉ करेंगे और इस केस में हमें रिपोर्ट करना होगा टू whom, to the management, TCWG and the regulatory authorities about the withdrawal and the reasons of withdrawal। And then हमें डॉक्यूमेंट करने होंगे। डॉक्यूमेंट क्या करने होंगे, इश्यूज को करना होगा डॉक्यूमेंट, हमारे क्या बीच में डिस्कशंस हुए, कंसल्टेशंस हुए, उन्हें डॉक्यूमेंट करना होगा, कंक्लूजन्स क्या फॉर्म हुए एंड उन कंक्लूजन्स का बेसिस क्या है वो भी हमें डॉक्यूमेंट करना होगा। तो बेसिकली ये हमारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑन विड्रॉल हैं। So here I will stop for today. This is the part 1 of SQC 1 and SA 220। I hope अभी तक अपन ने जितने भी पेजेस कवर करे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे एंड इवन आपको लर्न भी हो गए होंगे। अब बस आपको क्या करना है, एक बार खुद से PDF को डाउनलोड करके या तो प्रिंट करा लीजिएगा जैसा आपको बेनिफिशियल हो, एंड आप खुद से भी एक बार घर पे बैठ के भली से सिर्फ आधा घंटा देके जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना आप रिवाइज कर लेंगे, ताकि अभी का पढ़ा हुआ एकदम आपके दिमाग में जाके फिक्स हो जाएगा। बिकॉज बेसिकली इस चैप्टर में से 5 या 10 मार्क्स आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट तो है बिकॉज ऑडिट में तो एक मार्क्स बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। तो आपको हर पॉइंट को बहुत अच्छे से करना है एंड विद जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक समझाई है उनके थ्रू करोगे तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा एंड विद इन हाफ आवर आप जितना कवर कर लोगे जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है। सो आई होप आप मेरी इस बात को मानोगे एंड खुद से एक बार रिवाइज जरूर करोगे। एंड हाँ, आप रिवाइज करने बैठे हो तब आप मुझे कमेंट करके भी ये जरूर बताओगे कि यस मैम अब हम अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं, हम खुद से भी अपना डेली का रिविजन करने के लिए बैठ रहे हैं। ठीक है, पक्का बात रही? ठीक है। सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स कि हाँ आप मुझे बताने वाले हो कि अब आप रिवाइज करने के लिए बैठ रहे हैं। सो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। जल्दी मैं आप लोगों को इसका पार्ट 2 लेके आऊंगी ताकि हम इस पूरे अपने चैप्टर को इजीली कंप्लीट कर सके। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए एंड अपने दिमाग में बस एक ही बात रखिए कि दिस अटेम्प्ट विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, सो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। दिस इज हियर गुप्ता साइनिंग ऑफ।